Hi, this is Candy and my name is Nishant and we are going to study physics. I know अब आप लोग यही सोच रहे हैं इस कैंडी का, इस निशांत से और इस फिजिक्स से wait, this is not physics, this is language of the universe. Maybe. इन चारों चीज़ों का कनेक्शन क्या है? स्टार्ट करते हैं कैंडी से। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैंडी का नाम कैंडी क्यों है, तो आप सोचोगे ये क्या बेतुका सवाल है। कैंडी का नाम इसलिए है क्योंकि शायद बचपन से इसको यही बोला जाता है, राइट? रॉन्ग। कैंडी को नाम इंडिया से मिला है। अजीब लग रहा है? कहानी सुनो। अराउंड 4th सेंचुरी के आसपास कैंडी बनती थी शुगर केन से। शुगर केन यानी कि गन्ना। और जब हम गन्ने को छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल में बांटते हैं, छोटे छोटे शुगर के पीस में बांटते हैं, मीठे पीस में, तो उस चीज़ को हम संस्कृत में कहते हैं खांड। इसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट साउंड्स लाइक कांधा। ये नॉलेज, कैंडी की नॉलेज, जब पर्सिया में ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पर जब संस्कृत का, क्योंकि तब हमारे इंडिया में संस्कृत चलती थी, राइट? संस्कृत का जब अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ तो कांधा हो गया एंडी। एंडी सही ट्रांसलेशन था, क्योंकि अरेबिक में एंडी होता है किसी भी चीज़ को शुगर में कोट करना, ठीक है? और जब ये नॉलेज वहाँ से वेस्टर्न कंट्री में ट्रांसफ़र हुई और जहाँ से फाइनली इंग्लैंड पहुँची, तब एंडी को बोलने लग गए कैंडी। सो दैट्स हाउ वी गेट द नेम कैंडी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्लास का इस स्टोरी से क्या लेना देना है, राइट? इस स्टोरी का बहुत लेना देना है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का नाम के पीछे की हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, तो उस स्टडी के प्रोसेस को बोलते हैं एटिमोलॉजी। मतलब किसी भी चीज़ का क्या नाम क्यों पड़ा, उस चीज़ को कहते हैं एटिमोलॉजी। दूसरी बात, हम कुछ अच्छा स्टार्ट करने वाले हैं, हमको कुछ अच्छा लर्न करने में मिलेगा, तो हमारी शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, खा के बहुत मज़ा आता है। ओके, अब इन सब चीज़ों की शुरुआत करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने कैंडी की कहानी क्यों पढ़ी। हमने कैंडी की कहानी इसलिए पढ़ी क्योंकि जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो आज हम जो इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स का, ट्रिग्नोमेट्री। डरना मत, भागना मत, हम पढ़ा रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, भाग क्यों रहे हो, बैठो इधर। बोल रहे हैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बायोलॉजी वाले सोच रहे हैं इसी चीज़ से डर के, मैथ से डर के हमने लिया था बायो। अभी बायो के साथ जो जुड़ी फिजिक्स, उसमें हमको पढ़ाई जा रही है ट्रिग्नोमेट्री। टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम बहुत बार यूज करते हैं साइन, कॉस, they really don't mean anything, right? साइन ऑफ थीटा, बट साइन का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। आज हम साइन और कोस को जानने की कोशिश करेंगे, और साइन और कोस को जानने के लिए हमको साइन और कोस की एटिमोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि ये नाम कैसे पड़ा। इस नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस जर्नी में हम यहाँ से ये साइन कोस का नाम कैसे आया, बहुत कुछ लर्न करेंगे, और वहाँ से मिलेगा आज का ज्ञान, बाबा का ज्ञान जिसको आप कह सकते हो। तो चलो फिर आज की जर्नी शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो इससे पहले कि हम अगली अपनी फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करें, जो कि
उम्मीद करता हूँ कि लंबी चलने वाली है। मैं आप लोगों से कुछ 2 मिनट बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये, क्योंकि आज हम अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने 2 गुरु को याद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जिनकी वजह से आज आपको मुझे झेलना पड़ रहा है। पहले उमादत सर, जिन्होंने मुझे पहचाना, परखा, जिनकी वजह से मैंने मैथ ली, जिन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिखाई, या जिन्होंने मेरा मैथ में पहला इंटरेस्ट जगाया। और दूसरे सचिन मुकादम सर, जिन्होंने हमको फ़िज़िक्स पढ़ाई आईआईटी की तैयारी करते वक्त। ना सिर्फ फ़िज़िक्स पढ़ाई बल्कि हमको हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया। आज मैं जो भी हूँ उनमें इन 2 गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और आज की जर्नी शुरू करने से पहले मैं इन 2 गुरु का आशीर्वाद लेकर इस जर्नी को शुरू करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मैं इतना कह सकता हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि हमारी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत मज़े आएंगे, ठीक है। और हम बहुत लर्न करेंगे और बहुत हंसी मजाक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के स्टार्टिंग से पहले, मतलब फ़िज़िक्स के कोर्स के स्टार्टिंग से पहले, क्या फ़िज़िक्स के कुछ प्री रिक्वेस्ट हैं? क्या फ़िज़िक्स को जानने से पहले हमको कुछ आना चाहिए 11th-12th के लेवल के लिए? तो यस, 11th-12th की फ़िज़िक्स को लर्न करने के लिए हमको थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए। उस लेवल की मैथ नहीं आनी चाहिए जिस लेवल की मैथ से आप डर कर आपने बायो लिए, पर मैथ आनी चाहिए। और क्योंकि मैथ आनी चाहिए इसलिए मैं इस कोर्स की शुरुआत, क्योंकि एक्चुअली में कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी कि अगर फिजिक्स को लर्न करना है तो कहीं ना कहीं हमको मैथमेटिक्स लर्न करनी पड़ेगी। और आप में से जो लोग फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, फिजिक्स थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिजिक्स में डीप स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिजिक्स पे मेहनत ना करें, मैथ पे मेहनत करें। जितनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, फिजिक्स अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। रही बात 11th-12th के लेवल के लिए, तो 11th-12th के लेवल के लिए जितना मैथ हमको फिजिक्स में ज़रूरी है वो सारा मैं अगले कुछ क्लासेस में कवर कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन क्लासेस में बैठने से पहले बस आपके थोड़े बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपको बेसिक एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, और वो 4 स्टेप फॉलो करके आने चाहिए। वो 4 स्टेप बहुत ज़रूरी है। बस बाकी सब ऑलमोस्ट जितना ज़रूरी है वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अब इस टेंशन में मत आओ कि ये चैप्टर मैथमेटिक्स का नाम देके या बेसिक मैथमेटिक्स का नाम देने की जगह मैं इसको लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स क्यों नाम दे रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ कनेक्ट होगी। लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स का पहला पोर्शन जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री। जैसा मैंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री है छोड़ दो। ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिजिक्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मैं ऑलमोस्ट 0 लेवल से शुरू करने वाला हूँ, और हम उतना सब कुछ कवर कर लेंगे जितना हमको 11th-12th के लेवल पे चाहिए। तो अगर 10th तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वीकनेस रह गई हैं तो टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कवर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक रे है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो इस रे का कोई ओरिजिनेशन पॉइंट होगा, इसको मैं अगर ओरिजिनेशन पॉइंट, ओरिजिन बोलता हूँ, ठीक है। और अगर ये रे इस तरफ जा रही है ऐसे, अब ये रे अगर इस प्लेन पे रोटेट होना चाहे तो या तो ये ऊपर की ओर रोटेट हो सकती है या ये नीचे की ओर रोटेट हो सकती है। समझ में आ रहा है? मान लो ये रे ओ ए ऊपर की ओर रोटेट होती है और रोटेट होकर इस तरफ आती है ए डैश पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? देखो क्लॉक को, देखो 12, 3, 6, 9, क्लॉक ऐसे चलती है, करेक्ट। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि ये रे ऊपर जाने की जगह नीचे की तरफ रोटेट हो।
नीचे की तरफ यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट हो, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। अगर रोटेट होकर ये यहाँ पहुँचती है और मैं इस पोजीशन को नाम देता हूँ A', तो ये जो रोटेशन आया, अगर आप देखेंगे इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, या तो ये वाला या ये वाला, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कितना रोटेशन आया यानी कि मैग्नीट्यूड, कितना रोटेशन, इतना रोटेशन या इतना रोटेशन, यानी कि सिर्फ इतना रोटेशन आया या इतना रोटेशन आया। एक चीज़ तो जुड़ी हुई है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है डायरेक्शन, कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया या क्लॉकवाइज रोटेशन आया। अब मैं हर बार फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं बोलना प्रेफर करूंगा, तो मैंने एक जनरल सिस्टम बना लिया। उस सिस्टम में मैंने कहा कि जब जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मैं इसको पॉजिटिव एंगल का नाम, और जब जब क्लॉकवाइज जाएगा मैं इसको नेगेटिव का नाम दूंगा। ठीक है, और कितना रोटेट हुआ, मेजर ऑफ रोटेशन, क्या मेजर ऑफ रोटेशन, वही चीज़ है थीटा, वही चीज़ है एंगल जो अपन पढ़ते हैं। तो एंगल क्या है, किसी भी रे को हम कितना रोटेट कर रहे हैं उसको मेजर करने की एक टेक्निक है एंगल। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एंगल ही नहीं आता। ठीक है, अब पढ़ते हैं एंगल को थोड़ा सा आगे। एंगल को पढ़ने के या एंगल को समझने के, नोट करने के अभी आज की डेट में दो तरीके चलते हैं। एक हेक्साडेसिमल और दूसरा सर्कुलर। इन नाम में कुछ नहीं रखा है और इन नाम से आपको कोई लेना देना भी नहीं है, हालांकि आप इन लोगों को डिग्री और रेडियन सिस्टम के नाम से शायद जानते हैं। ठीक है, अब टेंशन मत लेना। पहले हम पढ़ते हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक राइट एंगल को, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इस एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, यानी कि एक राइट एंगल को 90 डिग्रीज में बांटा जाता है। ये 90 के ऊपर ये छोटा सा सर्कल बना दिया ना, ये नोटेशन होता है डिग्री का। यानी कि एक राइट एंगल को अगर मैं छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में बांटूं तो सबसे छोटा पार्ट डिग्री में होता है। क्या मैं डिग्री को भी और डिवाइड कर सकता हूं? हेक्साडेसिमल सिस्टम में कर सकते हो। एक डिग्री को 60 मिनट्स में बांटा जाता है। ये मिनट हमारा टाइम वाला मिनट नहीं है, मिनट और सेकंड वाला, ये मिनट अलग है, इसीलिए इसका नोटेशन भी अलग है। ये ऊपर कोमा सा जो लगा है इसको बोलते हैं मिनट का नोटेशन। क्या मैं मिनट वाले एंगल को भी और छोटा करके देख सकता हूं? कर सकते हो, और वो होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगेन ये वो सेकेंड नहीं है जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ये अलग है। हालांकि डिग्री और मिनट हमारे 11th 12th पे काम नहीं आएंगे, पर ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे छोटा पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। यानी कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। एक डिग्री में अगर मैं डिग्री को और छोटा करूं 60 मिनट होते हैं, और अगर मैं मिनट को और छोटा करूं तो यानी कि 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे छोटा एंगल क्या नापा जा सकता है? वो होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड से छोटा आप नहीं जा सकते हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम को समझने से पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर पे अगर आप किसी एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, ध्यान से सुनना, ये है सर्कल। इस सर्कल को समझना, ये सर्कल ये शेप नहीं है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ये सर्कल ये है ना, सर्कल ये नहीं है। सर्कल ये है,
ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपको ये बाहर वाली ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये है सर्किल, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें। मतलब किसी भी एक पॉइंट से मैं एक डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर इसको बांध के, मान ले किसी इंसान को यहां पे इस रस्सी से बांध दिया जाए, किसी जानवर को बांध दिया जाए। अब ये जानवर को अगर फ्री रोटेट होने के लिए, फ्री घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे घूमेगा। अब ये जो पाथ कवर करता है, इस पाथ को कहते हैं सर्किल। ध्यान रहे, इस पाथ को कहते हैं सर्किल। समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसा पाथ जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे चलता है, क्योंकि ये रस्सी कभी नहीं टूटने वाली। जब ये जानवर यहाँ पे आ जाएगा तभी ये रस्सी ऐसे एकदम टाइट रहेगी, हम ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। जब ये जानवर यहाँ पे आ जाएगा तो ये रस्सी ऐसे एकदम टाइट रहेगी। हर टाइम पर इस रस्सी की लेंथ सेम रहेगी हर पॉइंट पर, यानी कि इस सर्किल में आने वाला हर पॉइंट इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, और ऐसे पाथ को ही सर्किल कहते हैं। इस सर्किल के पाथ को हम सरकमफ्रेंस भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सरकमफ्रेंस। और अगर सर्किल की रेडियस r है, क्या है रेडियस r, तो यहाँ से स्टार्ट होकर अगर मैं सर्किल की एक पूरी जर्नी ख़त्म कर लूँ तो मैं कवर कर लूँगा सर्किल का एक सरकमफ्रेंस। और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर लेंथ में, क्योंकि मैंने लेंथ कवर की है। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने लेंथ कवर की है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे पूरा सर्किल का पाथ कवर कर लिया, तो मैंने सर्किल का एक लेंथ कवर कर लिया, और इसी लेंथ को 2 पाई आर या सरकमफ्रेंस कहा जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, जब मैंने ऐसा किया तो मुझे अंदर एक शेप दिखाई दे गया। मतलब इसने इस प्लेन को 2 पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इस लाइन के बाहर वाला पाथ, जिसको मैं बोलता हूं आउटर पाथ, आउटर पोर्शन। एक इस सर्किल का पाथ, जिसको मैं बोलता हूं सरकमफ्रेंस। और एक ये अंदर वाला पोर्शन, जिसको मैं बोलता हूं इनर पोर्शन। देखो ध्यान से देखो कि इस सर्किल ने इस बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये बड़ा पोर्शन इस लाइन के बाहर वाला, जिसको मैं बोलूँगा आउटर पोर्शन। दूसरा ये पाथ खुद, जिसको मैं बोलूँगा सरकमफ्रेंस या खुद सर्कल। और एक इस लाइन के अंदर वाला पोर्शन, इस लाइन ने इस प्लेन को लाइन के बाहर और लाइन के अंदर 2 तरह से डिवाइड किया है। ये होता है इनर सर्किल, ठीक है। ये जो इनर सर्किल है, इसका खुद का भी तो एक एरिया है ना। अगर मैं इस पे पेंट करना चाहूं तो क्या मैं इस पे पेंट कर सकता हूं? बिल्कुल। और जब भी मैं कहीं चीज पे, किसी भी चीज पे पेंट कर सकता हूं तो मैं उस चीज को नाम देता हूं एरिया का। क्या नाम देता हूं? एरिया का। यानी कि अगर मैं यहां पे पेंट कर सकता हूं तो ये चीज हो गई एरिया। अगर ये चीज एरिया है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू निकलती है। अगर इसकी रेडियस है r तो इसका एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। याद रखने के लिए, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप याद रखें कि एरिया में हमेशा लेंथ 2 बार आती है, या लेंथ का स्क्वायर होता है। यहाँ से अपने 11th के फिजिक्स के कंसेप्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के। ये देखो r यानी कि लेंथ, r लेंथ ही तो है, लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, r इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये चीज़ एरिया ही हो सकती है, क्योंकि 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई हुई है। जब भी 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो वो चीज़ हमको एरिया ही देगी। और जब 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, पाई तो इरेशनल नंबर है, और लेंथ सिर्फ एक ही बार आए अगर मेरी इक्वेशन में 2 पाई इंटू आर, तो ये चीज़ मेरे को नॉर्मल लेंथ देती है।
क्या सर्कल का सरकमफ्रेंस और सर्कल का एरिया समझ में आया? अच्छा ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो हम इसके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, और इसके थोड़ा सा आगे जाने के लिए हम इस चीज़ को नाम देते हैं सेंटर का। ये सर्कल बड़ा गंदा बना है तो इसको मिटा देते हैं, प्यारा सा सर्कल बनाएंगे, सेंटर हटाएंगे, सेंटर पे लाएंगे, ये है रेडियस। ठीक है, इसी रेडियस का अगर एक पोर्शन यहाँ से ए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इसके सेंटर से निकलते हुए सर्कल को दूसरे पॉइंट पे टच करे, ध्यान से देखना, एक पॉइंट से लाइन निकली, सेंटर को टच करती हुई जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे जा रही है, ऐसे भी जाती है ना लाइन। अगर यहाँ से एक निकली हुई लाइन सेंटर को टच करते हुए सर्कल के दूसरे पोर्शन को मिले तो ए बी को मैं बोलता हूँ डायामीटर। क्या बोलता हूँ? डायामीटर। और डायामीटर की लेंथ होती है 2r। वो तो हमको दिखाई दे रहा है, ये r है और ये भी r है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2r। ये बेसिक जरूर है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और जब हम फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो यहीं पे मिस्टेक करेंगे, बिलीव मी, आप देखना। तो ये चीज़ होती है 2r। अगर इस पॉइंट से निकली हुई कोई लाइन सेंटर से ना पास होके सर्किल के किसी और पॉइंट पे जाके मिले तो उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं कोड। क्या नाम देता हूं? कोड। ठीक है। और इसने, इस कोड ने, AC ने इस सर्किल को दो पार्ट में बांटा है। अगर आप देखो तो ये AC और ये ABC। एक तो छोटी कोड, माइनर कोड, सॉरी कोड तो ये जो छोटा पोर्शन है ना, ये होता है आर्क, माइनर आर्क, और ये जो पोर्शन है ना ABC बड़ा वाला पोर्शन, ये होता है मेजर आर्क। समझ में आया? सर्किल, रेडियस, डायामीटर, सेंटर, रेडियस r, डायामीटर 2r। अगर ये लाइन सेंटर से ना पास होके कहीं और से जाए तो इसी लाइन को मैंने नाम दे दिया कोड। सर्किल की सबसे बड़ी कोड डायामीटर अपने आप हो गई। समझ में आ गया? क्योंकि सबसे बड़ी कोड कौन सी होगी? जो इस पॉइंट से सेंटर से निकल के बी को पहुंचे, तो वो हो गई डायामीटर। ठीक है। इस कोड ने सर्किल को दो पार्ट में बांटा, एक ऊपर वाली छोटा पोर्शन और एक नीचे वाला बड़ा पोर्शन। ये छोटे पोर्शन को मैं बोलता हूँ माइनर आर्क, बड़े वाले पोर्शन को बोलता हूँ मेजर आर्क। समझ में आया? अच्छा, जब ऐसा हुआ तो मैंने एक बात नोटिस की, फिर से सर्किल बना, फिर से सेंटर, फिर से रेडियस बनी। फिर अगर मैं ऐसे एक इस पॉइंट को A से ऐसे चल के B तक जाऊं तो मेरे को एक एंगल मिलेगा। इस एंगल को अगर मैं थीटा का नाम देता हूं तो इस एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये चीज बताने के लिए इतनी लंबी कहानी बताई गई। इस एंगल का फॉर्मूला, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क। जब भी मैं आर्क बोलूंगा यानी कि मैं माइनर आर्क की बात कर रहा हूं। AB की लेंथ, आर्क, आप ये भी देख सकते हो AB। ठीक है। तो कोई भी एंगल सर्किल में क्या निकालते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। अभी अगर मैं यहां से स्टार्ट होके सर्किल का एक पूरा पोर्शन कवर कर लूं, ध्यान से सुनते रहना, सर्किल का एक पूरा पोर्शन कवर कर लूं तो मैं कितना एंगल कवर करूंगा? सर्किल का पूरा पोर्शन कवर करने पे मैं कितनी आर्क कवर कर लूंगा? सर्किल के सरकमफ्रेंस जितनी। और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर। और सर्किल की रेडियस कितनी होती है? r। 2 पाई r को अगर मैं r से डिवाइड करता हूँ तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, 2 पाई। और सर्कुलर सिस्टम में इसी एंगल को, एक पूरे सर्किल को कवर करने पे जितना एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं 2 पाई रेडियन। और यही है रेडियन सिस्टम। इसको कभी कभी बहुत ही अच्छी बुक्स में रेडियन ना लिख के ऊपर छोटा सा c बना दिया जाता है। ये भी रेडियन का ही नोटेशन है। तो अब
अगर आज की क्लास को समराइज करें तो हमने दो चीज़ें सीखी कि एंगल को नापने के दो रास्ते हैं, एक डिग्री, डिग्री का नोटेशन है जैसे मैंने लिखा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर पूरा सर्किल कवर कर लिया तो आर कितनी हो गई, एक सरकमफ्रेंस जितनी 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस आर, यानी कि एंगल कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ये दूसरा सिस्टम होता है रेडियन सिस्टम, जिसमें अक्सर हमेशा पाई की कोई वैल्यू आती है, जैसे 2 पाई, पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 12, कुछ भी। समझ में आ गया? तो एक डिग्री एक रेडियन। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बहुत जरूरी है हमारे फिजिक्स में, बहुत बहुत जरूरी है। हमको बार बार इन चीज़ों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। आपके निट में या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता भी है, तो अब इनको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर इनको याद कैसे रखा जाए। जैसे कि मान ले आपको बोला गया 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना। देखो याद करो कि जब मैं पूरा ऐसे सर्किल में घूम रहा था, है ना, तो मैंने कितना एंगल कवर किया था, 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन पूरा एंगल अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ, ये 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री 4 बार कवर किया था मैंने। तो यानी कि टोटल मैंने कितना कवर किया था, 360 डिग्री। यानी कि जब मैं 2 पाई रेडियन कवर कर रहा हूँ तो मैं 4 बार राइट एंगल कवर कर रहा हूँ, और एक राइट एंगल में 90 डिग्री कवर कर रहा हूँ, तो यानी कि 360 डिग्री कवर कर रहा हूँ। ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप को याद रखें। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से आप कन्वर्सेशन निकाल, कोई भी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। जैसे कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। रेडियन को मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, तो एक डिग्री कितना होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 360 इंटू 60 रेडियन, 3 पाई अपॉन 3 रेडियन। यानी कि मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे इसका उल्टा सवाल पूछा जाए और मुझे कहा जाए कि बताओ पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? सिंपल है ना। अगेन मैं यही यूज करूंगा, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री। और हमेशा ऐसे ही देखना, ऐसे चला टा 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 टा, ये कितना एंगल हो गया, 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, 2 पाई रेडियन, और 90 90 4 यानी कि 360, तो 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, तो एक रेडियन होगा 360 डिवाइड बाई 2 पाई। ये 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो अगर एक रेडियन इतना डिग्री है तो पाई बाई 4 रेडियन कितना होगा? सिंपल, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई से पाई कैंसिल, 90 45, यानी कि 45 डिग्री। समझ में आया? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ऐसे आप किसी भी चीज को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको लर्न कैसे रखा जाए। लर्न रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जैसे अगर मान ले आपको बोला जाए कि 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। याद रखो, अपने फिजिक्स में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हमको फिजिक्स की कैलकुलेशन करते वक्त ये चीज़ें बहुत बार ज़रूरत महसूस होंगी कि 3 पाई बाई 4 की वैल्यू डिग्री में क्या होती है। क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने डिग्री में लर्न कर रखी है। 0, 30, 45, 60, 90 याद आ रहा है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक याद तो आ रहा होगा, रिवाइज कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो यानी कि मुझे डिग्री में एंगल बार बार चाहिए होगा, तो तुरंत कैसे चेंज किया जाए। अब ये ट्रिक पढ़ो। तुरंत चेंज करने के लिए कुछ मत करना, पाई को 180 से रिप्लेस कर देना।
कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पाई को 180 से रिप्लेस कर दो। जैसे ही मैंने ऐसा किया देखो, पाई को मैंने 180 लिखा, ये कट गया 45 टाइम्स, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 135, ये हो गया 135 डिग्री। डायरेक्टली बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई मेहनत किए, डायरेक्टली मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे एग्जाम में मेरे को अक्सर इसी चीज़ से मतलब रहेगा, कैसे किया, क्यों किया, ज़्यादा मतलब नहीं है। पाई को 180 से रिप्लेस कर दो और 180 डिग्री से रिप्लेस करना, और रिप्लेस करके डायरेक्टली काट पीट के आंसर निकाल लेना। अभी जैसे मान लो मेरे को कहीं अगर 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? अब इसकी ट्रिक भी देख लो, बहुत सिंपल है। 120 को यानी कि मुझे पाई की टर्म्स में लिखना है, और पाई खुद होता है 180। कितना होता है 180, तो मैं यहाँ पे पाई लिख लेता हूँ। अभी पाई अगर 180 है तो 180 से 120 पहुँचने का रास्ता क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। आप थोड़ी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ये चीज़ें लर्न होने लग जाएंगी। अगर मैं 180 को मानो 3 से डिवाइड करूं, दिमाग में देखो, 180 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 60। 60 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 120 डायरेक्टली। तो यानी कि ये हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया कैसे किया? यानी कि 120 को मुझे पाई की टर्म्स में लिखना है, तो मैंने पाई याद किया, पाई होता है 180। अब 180 को 120 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बस ऐसे दिमाग लगाओ। 180 को 120 में कैसे कन्वर्ट किया जाए? 120 होता है 60 इंटू 2, ये होता है 60 इंटू 3। तो बस यही तो किया मैंने, 180 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 60, और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 120, और इस 180 को मैंने लिख दिया पाई, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। ऐसे आप किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका होमवर्क, आपको 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऐसे आप ये कन्वर्जेशन करके देखो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं एक कंसेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं टी रेशो, शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में बात जान लें कि ये चीज़ हमारी मैथ में और फिजिक्स में दोनों में ही बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हम इसको आराम से धीरे धीरे प्यार से करेंगे और कोई टेंशन नहीं है। याद रखना, बेस एक बार हमने मजबूत कर लिया ना, ये हमारा फिजिक्स का बेस है, तो ना सिर्फ ये हमारे मैथ में काम आएगा बल्कि ये हमारे फिजिक्स में भी काम आएगा, और उसके बाद फिजिक्स बहुत अच्छी भी बनेगी। ये पोर्शन 11th में और 12th में दोनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये पोर्शन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो आपकी 11th 12th की फिजिक्स आधी मान लो आपने ख़त्म कर ली, आधी फिजिक्स आपने ख़त्म कर ली। तो इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, ओके। टी रेशोस आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि एक राइट एंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा डिफाइन करते हैं। इन्हीं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को मैं टी रेशोस बोलता हूँ। बात आती है कि साइन को साइन बोला क्यों जाता है। अब हमारी क्लास की जहाँ से बिगिनिंग हुई थी, कैंडी को कैंडी क्यों बोला जाता है, वहाँ पे आते हैं। तो क्या आपको इस बात पे यकीन होगा कि साइन को
नाम देने का सिस्टम या नाम देने की जो स्टोरी है, उस स्टोरी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये स्टोरी शुरू होती है गुप्त पीरियड से। गुप्त पीरियड मतलब अराउंड 4th सेंचुरी। मौर्य गुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब राजा लोग राज करते थे, ठीक है। उस वक्त इंडिया का जो कल्चर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत ही। इंडिया एक टाइम था जब दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी। अगर मुग़ल लोग और इंग्लिश लोग इंडिया में नहीं आते, कभी आपको इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, आज तो नहीं कर सकते, तो आज इंडिया दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर होता। क्योंकि इंडिया के पास जो नॉलेज थी ना, वो कहीं नहीं थी। सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की, सबसे पहले मैथमेटिशियन दुनिया के, सबसे पहले साइंटिस्ट दुनिया के इंडिया में बने हैं, इंडिया ने ही क्रिएट किए। और ये मुग़ल लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने इंडिया का पूरा कल्चर ख़त्म कर दिया, और आज हम पागलों की तरह इंग्लिश के पीछे भागते हैं। तो एक बात याद रखना कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हमको इसमें कतई भी शर्म की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, लैंग्वेज सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारा अब सब इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हम भी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा सिलेबस इंग्लिश में हम कोई बात नहीं। किसी लैंग्वेज से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है, लेकिन इसके साथ में अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को ना भूलें। तो हिंदी की उतनी ही रेस्पेक्ट करें, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और कोई लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है, कोई रेस सुपीरियर नहीं है, कोई कलर सुपीरियर नहीं है। वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, कोई कलर सुपीरियर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वाइट कलर का हूँ तो मैं बड़ा हो गया, मैं अमेरिकन हूँ तो मैं बड़ा हो गया, मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखना। कोई कलर सुपीरियर नहीं है, कोई लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल है। आपको हिंदी आती है, यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। आपको हरियाणवी आती है, यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, ज़रूरत है लर्न कर लेंगे, शर्माने की क्या बात है। अब आते हैं साइन की स्टोरी पे, यानी कि साइन के एटोमोलॉजी पे। कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में इंडिया में जब गुप्त काल का पीरियड चल रहा था, मतलब मौर्य गुप्त, समुद्रगुप्त, ये लोग राज करते थे, तो उसको हम ऑन एवरेज गुप्त काल का पीरियड कहते हैं। उस वक्त इंडिया के मैथमेटिशियन लोग बहुत पावरफुल थे, और उस पावरफुल टाइम पे ही हमारे कुछ बुक्स लिखी गई थी, और उस बुक में से एक बुक थी सूर्य सिद्धांता। बहुत ही अच्छी बुक है सूर्य सिद्धांता। इसमें मैथ्स की बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। इस सूर्य सिद्धांता की बुक में एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था जो कि उस वक्त के मैथमेटिशियन लोगों ने निकाला था, इंडियन के मैथमेटिशियन लोगों ने, कि अगर एक सर्किल में मैं एक कोड को उसके एंगल से रिलेट करूं, ये कोड है ना, इस कोड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, इस कोड ने इस सर्किल के सेंटर में जो एंगल बनाया, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खास रिलेशनशिप होता था। ठीक है, अब पहली बात तो ये सुनो कि ये जो कोड है ना, अगर मैं इस पूरे सर्किल को मिटा दूं तो ये दिखता है धनुष जैसा, दिख रहा है, ये तो धनुष है, और ये जो कोड है ये दिख रही है धनुष के प्रत्यंचा जैसी। महाभारत तो देखी होगी, धनुष की प्रत्यंचा जैसी, यानी कि बो स्ट्रिंग। और बो स्ट्रिंग को संस्कृत में कहते हैं ज्या। क्या कहते हैं? ज्या। यानी कि उन्होंने ये बात नोटिस की कि ये जो ज्या है ना, ये इसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप के साथ बनाती है। हम वो इंटरेस्ट तो अभी इस क्लास में कवर करेंगे नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इंडियन मैथमेटिशियन ने ये नोटिस किया कि ज्या से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अर्ध ज्या का। यानी कि अगर मैं एक अर्ध ज्या खींचूं, मतलब ज्या को आधा कर दूं, अर्ध ज्या कर दूं, तो ये अर्ध ज्या इस सर्किल के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल इस अर्ध ज्या और इस लाइन के रेशो के बड़े ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पे चलती है।
इसी एंगल को बोला गया था ज्या कोण, ज्या कोण। और साथ ही साथ में उन्होंने एक बात और नोटिस की कि अगर मैं इस साइड की जगह ये साइड लूँ, ये वाली साइड, तो ये साइड और इस साइड का रिलेशनशिप भी एंगल के बड़े ही खास तरीके से चलता है। और इस साइड को मैंने नाम दिया कोटि ज्या, मतलब मैंने नहीं, ऑफ कोर्स हो सकता है उसको मैं जिन क्या पता। ये साइड थी ज्या और ये साइड हो गई कोटि ज्या। ज्या क्यों बोलता थे? क्योंकि ज्या का नाम मतलब है प्रत्यंचा, और ये कोटि ज्या क्योंकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। इस साइड और इस साइड का रेशो भी इस एंगल पे बड़ा ही खास तरीके से साथ चलता है, और इस साइड और इस साइड का रेशो भी इस एंगल के साथ बड़ी खास तरीके से चलता है। तो ज्या कोटि ज्या हम हिंदी में पढ़ते थे, मतलब संस्कृत में पढ़ते थे, माय मिस्टेक। ये नॉलेज जब पर्सिया कंट्री में ट्रांसफ़र हुई तो इस नॉलेज को जब उन्होंने सूर्य सिद्धांत की बुक को पढ़ा तो उनको लगा कि ये तो मैथ्स में नया चमत्कार है, बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हैं ये। और इन्होंने इन संस्कृत की बुक्स का अरेबिक में ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया, और अरेबिक में ट्रांसलेशन करते वक्त इन्होंने ज्या का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, जो एकदम सही ट्रांसलेशन होता है, जीवा या जीबा, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो ट्रांसलेट किया। ठीक है। अब अरेबिक में एक बात है कि अरेबिक में कभी भी वोवेल्स को, जो प्रॉपर अरेबिक बोलते हैं ना, वहाँ पे वोवेल्स को प्रोनाउंस नहीं करते, वहाँ पे कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर देते हैं, और जो प्रॉपर अरेबिक बोलते हैं ना उनको समझ में आ जाती है। यानी कि जी बा बन गया जब आई और ए वोवेल्स को हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों को मालूम था कि जब मैं जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जीबा बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी बहुत कुछ इस पूरी स्टोरी के साथ गलत जाने वाला है। अब स्टोरी सुनो। अब आते हैं यूरोपियन लोग। यूरोपियन लोगों ने जब अरेबिक लोगों पे अटैक किया, उस वक्त यूरोपियन लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया पे राज करना चाहते थे, तो वहाँ के लोग मैथमेटिक्स पढ़ने पे यकीन नहीं रखते थे। लेकिन जब उनके हाथ में ये बुक्स लगी, सूर्य सिद्धांता की अरेबिक ट्रांसलेशन वाली बुक लगी, तो उनको लगा कि ये तो प्रकृति का गूढ़ रहस्य खजाना है। अरे इससे तो हम बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, बिलीव मी कर सकते हैं, और करते थे। यही ट्रिग्नोमेट्री का रियल एप्लीकेशन है। ठीक है। तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है। और जब उन्होंने इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया तो इसके ट्रांसलेशन के टाइम पर उन्होंने ये बात नोटिस नहीं की कि जब का फुल फॉर्म क्या है। जब का फुल फॉर्म था जीबा, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त उनको लगा कि जब का फुल फॉर्म है जेब, यानी कि जो वावल आई और ए थे उनको लगा ए और वाई है, और जेब का मतलब होता है फोल्ड या कैविटीज, और उनको लगा शायद इसी बात से रिलेशनशिप है कि देखो ये लाइन ऐसे फोल्ड हो रही है, इस लाइन के बीच में ये कैविटी जनरेट हो रही है, जबकि ये ज्या से जनरेट हुआ था। यहाँ तक सब ठीक था, अरेबिक तक सब ठीक था। लेकिन जब यूरोपियन लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया तो वो जब को गलती से ट्रांसलेट कर गए जेब में। मतलब ट्रांसलेट मतलब जेब, जब को ट्रांसलेट करते वक्त गलती से समझे कि ये जेब है, और जेब का मतलब होता है फोल्ड या कैविटीज। और तो जब उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया तो लैटिन में फोल्ड को बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं? लैटिन में फोल्ड को बोलते हैं साइनस। तो उन्होंने गलती से इसको जेब समझकर, इसको फोल्ड समझकर इसका लैटिन ट्रांसलेशन कर दिया साइनस। और उसके बाद बॉयलर सर ने इस साइनस को शॉर्ट कर दिया साइन, साइन या साइन। ठीक है। और ऐसे ही साइन के साथ वाला चलने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बात
कोटि ज्या से भी निकल के आ रही है, कोटि ज्या, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ज्या, साइन के साथ चलने वाला एंगल कोटि ज्या को ऐसे ही बर्बाद करते करते उसका नाम हो गया कोसाइन। पहली बार, अब इस बात को, इस क्लास को आज हम इस स्टोरी पे आके कुछ लर्न करेंगे। अब देखो, पहली बार ऐसा माना जाता है कि जब को ये जेब समझकर साइनस में ट्रांसलेट करने वाले सर का नाम था थॉमस फेल। अब इस कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि लाइफ में जब भी आप मैथ में, फिजिक्स में या कुछ भी लर्न करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत बार फेल होगे, बहुत बार मिस्टेक्स करोगे, बहुत बार गलतियां करोगे, और उन गलतियों से डरना नहीं है, उन गलतियों से अपने आप को नीचे नहीं बैठाना है। जब भी आप गलती करो तो आप अपने आप को ये बोलना, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट को लर्न करने में गलती कर रहा हूँ। एक इंसान जिसका सही नाम फेल था, वो फेलियर काम करके चला गया, उसने ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया। उसी गलत ट्रांसलेशन को मैं आज तक पढ़े जा रहा हूँ, तो मेरी गलती तो कुछ भी नहीं है। और याद रखना, हमारी गलतियाँ ही हमारी सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बनेगी आगे की लाइफ में। तो इस फिजिक्स की जर्नी में स्पेशली अगले 1-2 साल में हम गलतियों को सेलिब्रेट करेंगे, हम गलती को एंजॉय में लेंगे। हम जितनी गलतियां करेंगे हम समझ जाएंगे हम सक्सेस के पास हैं। तो कभी भी गलतियां करने से या फेल हो जाने से अपने आप को नीचे मत लेके जाना। हमेशा बोलना, अगर ये गलत कर सकता है और पूरी दुनिया उस गलत को पढ़ सकती है, सही मान सकती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की है, और इसी गलती से मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। और जब गलती सुधारोगे तो आप बहुत कुछ लर्न करोगे। आपको आज से मैथ में और फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी है। अच्छी बुक, NCERT की बुक उठाओ, अच्छे टीचर्स को फॉलो करो और फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और भगवान से रिक्वेस्ट करो। रोज भगवान से उठ के ये कहो, जब भी आप कोई गलती करो ना, ऐसे पागल हो जाओ, हाँ मजे आ गए, मैंने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो गलती आपने एग्जाम से पहले कर दी। जैसे ही आपने वो गलती एग्जाम से पहले कर दी ना, अब आप उस गलती को लर्न करोगे, उस गलती को सीखोगे, तो एग्जाम में वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। आपको भगवान से ये दुआ मांगनी है कि यार भगवान, मेरा जब 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होना, उस बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले 11th 12th में जितनी भी गलतियां हो सकती हैं ना, भगवान तुम मुझसे सारी करवा ले, सारी गलतियां करवा ले, ताकि मैं हर गलती से कुछ ना कुछ सीख जाऊं, और जब मेन एग्जाम होना तो मैं वो गलती ना करूं। गलतियां कब करोगे? जब आप कोई चीज़ करोगे, और कोई चीज़ करने के लिए आपको वो चीज़ उठानी पड़ेगी। तो अब आपको NCERT उठानी है, आपको फिजिक्स उठानी है, आपको केमिस्ट्री उठानी है, आपको मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सब उठानी है, और उसके बाद गलतियां करनी स्टार्ट कर देनी है। गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करते जाओ, गलती करते जाओ और नाचते जाओ। आहा मजे आ गए, ओहो गलती कर दी। और गलती करके उन गलतियों से लर्न करो, और लर्न करते करते अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते चलो। तो जब 12th का एग्ज़ाम होगा, तो जब आप नेट का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जब आप IIT का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जब आप दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखेंगे ना, उससे पहले आप सारी गलतियां कर चुके होंगे। और यही प्रैक्टिस का मेन फ़ायदा होता है। प्रैक्टिस से आप गलतियां करते हो, और प्रैक्टिस से उन्हीं गलतियों को रेक्टिफाई करते हो, ताकि एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ही ना हो। इसीलिए रिवीजन, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और दुनिया के हर एग्ज़ाम में। आज से आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। तो क्या ये बात समझ में आई? ये कहानी मैंने क्यों बताई? अब आपको ये कहानी समझ में आ गया ना? ओके, तो आज का होमवर्क भी आपको पता चल गया है। अब अगले वीडियो में टेंशन मत लो, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। इस वीक में हो सकता है मैं आपको 2 की जगह 3 वीडियो दे दूं, मतलब आज आपको 1 वीडियो मिला है, अब एक दिन छोड़कर यानी कि परसों मैं आपको एक और वीडियो दे दूं, यानी कि वेडनेसडे को, फिर एक दिन छोड़कर यानी कि थर्सडे छोड़कर फ्राइडे को मैं आपको एक और वीडियो दे दूं।
और हम तब तक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सॉलिड बेस बना चुके होंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, हम बहुत ही धीरे चल रहे हैं, ये चीज़ें तो बच्चों वाली हैं। बिलीव मी, मैं मास्टर्स करके आया हूँ HKUST से। बच्चों वाला कुछ नहीं होता। यही बच्चों वाली चीज़ें ही हम गलत करते हैं, यही बच्चों वाली जगह पर हमारे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं। बड़ी चीज़ों पे आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, मिस्टेक्स हमेशा उसके बेसिक पे करोगे। तो मेहनत की शुरुआत करनी है बेसिक से। इसीलिए मैंने इस कोर्स की शुरुआत ऐसे की है कि आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम बेसिक से शुरू हो रहे हो। तो भले ही आज हमने सिर्फ डिग्री देखा है, भले ही आज हमने सिर्फ सर्कुलर सिस्टम देखा है, लेकिन आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया। आपने लर्न किया कि ये एक सर्किल है और ये नहीं है, ये सर्किल का एरिया है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती। लोग मास्टर्स और PhD कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सर्किल इस लाइन का नाम है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये तो सर्किल ने जो एरिया काट दिया इस प्लेन का, उसको कहते हैं। और इस एरिया को पाई r स्क्वायर कहते हैं। लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। इस पोर्शन को पूरा कवर करने पे ये जो लेंथ कवर होती है, ये 2 पाई r यानी कि सरकमफ्रेंस होती है। ये सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस होती है, और इस पॉइंट से यहाँ तक जाने पर, सेंटर से पास होने पर ये जो डिस्टेंस कवर होती है, ये डायामीटर होती है। अगर मैं इस पॉइंट से बिना सेंटर को क्रॉस किए हुए कहीं और चला जाऊं सर्किल के दूसरे पॉइंट पे, तो ये कोड होती है। ये कोड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये और ये माइनर आर्क कहलाती है और ये मेजर आर्क कहलाती है। अगर मैं इस आर्क का रेडियस के साथ एंगल निकालूं, ये थीटा, तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा, और यही आप मिस्टेक करोगे। तो अगर मैं सर्किल पूरा कवर कर लूं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कितनी आर्क कवर करूँगा? पूरी सरकमफ्रेंस जितनी, 2 पाई r, रेडियस r, यानी कि एंगल 2 पाई। और सेम टाइम पर जब मैं पूरा सर्किल कवर कर रहा हूँ, तो मैं 90 के 4 पोर्शन कवर कर रहा हूँ, यानी कि 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएंगी। और साथ में मैंने ये देखा कि एंगल क्या होता है और साइन की स्टोरी। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को एकदम सॉलिड कर लो, क्योंकि यहीं से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सॉलिड करेंगे और यहीं से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉलिड करेंगे। और हमने ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉलिड कर ली, तो हमारे फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन चुटकी बजा के सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस जर्नी के साथ सीरियसली जुड़ गए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो हम सिर्फ ऊपर खड़े होके पानी को देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम इस पानी में ऐसे हल्का सा पाँव डुबाएंगे, और फिर एक दिन जब मुझे लगेगा कि आप लोग इस लेवल पर आ गए हो, तो मैं आप लोगों को पीछे से धक्का मारूंगा और आप लोग फिर उस समुद्र में गिर जाओगे। फिर आप छटपटाओगे, और जब आप छटपटाओगे ना, तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ देख के तमाशा देखूंगा। और जैसे मुझे लगेगा आप डूबने वाले हो, मैं आपको उठा के फिर से वापस फेंक दूंगा। फिर आप छटपटाओगे, फिर मैं आपको उठा के फिर फेंक दूंगा। और उसी प्रोसेस में आप मिस्टेक्स करते जाओगे। हर मिस्टेक्स को सेलिब्रेट किया जाएगा इस क्लास में, हर मिस्टेक्स पे मज़े लिए जाएंगे इस क्लास में। मज़े इन द सेंस मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, ध्यान रखना, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, हंसा जाएगा। और उसी मिस्टेक्स की प्रोसेस में, उसी प्रैक्टिस की प्रोसेस में आप स्विमर बन जाओगे, और मैं खड़ा खड़ा आपको गाइड करता रहूँगा। तो मेरा काम आपको फिजिक्स में पास कराना नहीं है, मेरा काम आपको फिजिक्स में मास्टर बनाना है। ये बात ध्यान रखना। हो सकता है हम कहीं और फिजिक्स पढ़कर फिजिक्स में पास हो जाएं, पर यहाँ फिजिक्स पढ़कर
हम फिज़िक्स में मास्टर होने की कोशिश करेंगे कि जब ये जर्नी ख़त्म हो, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूं कि अब आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी टीचर की। अब आप खुद टीचर हो गए हो, अब आप खुद मास्टर हो गए हो। अब आपके अंदर वो सारी टिप्स, वो सारी ट्रिक्स, वो सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि कैसे फिजिक्स पढ़ा जाए और कैसे फिजिक्स लर्न किया जाए। समझ में आ गया? तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में यही होने वाला है। तो यहाँ पे सारे बेसिक, सारे हथियार, सारे तीर कमान मुझे आपको देने हैं, और आज मैंने वो तीर कमान देना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ा तीर कमान जो आज मैंने दिया है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो और मिस्टेक्स करते रहो, और हर मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करते रहो, और उसी सेलिब्रेशन में फिजिक्स को, मैथ को लर्न करने का, स्टडी करने का एक नया प्रोसेस ढूंढो। और जिस दिन ये प्रोसेस ढूंढ लिया, क्या मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को बाबा के इसी ज्ञान के साथ ख़त्म करते हैं। आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, मतलब अगले से अगले दिन। ओके, चलो बाय। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके बाय। जय हिंद।